तो माँ होती है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या एक वर्किंग वुमेन। माँ का त्याग और समर्पण बहुत बड़ा होता है अपने बच्चों के लिए, और वो उनके जीवन के हर एग्ज़ाम में उनके साथ खड़ी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली में रहने वाली देवजानी गिरी से। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में मिलिए दिल्ली की रहने वाली देवजानी गिरी जी से, जो 2 लड़कियों की माँ होने के साथ साथ ध्यान केंद्र की संस्थापिका भी है। ध्यान प्रचार के साथ साथ वे अपने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती है। उनकी बड़ी बेटी उपाली बेंगलोर से मनोविज्ञान की आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है और छोटी बेटी उल्का 11वीं कक्षा की छात्र है। उनकी दोनों बेटियां न केवल ध्यान करती है बल्कि ध्यान सिखाती भी है। देवजानी जी बताती है, माँ बनने की शुरुआत में वे अपनी बेटी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन समय के साथ उन्हें ये समझ आया कि शायद अपनी बेटी से उनकी एक्सपेक्टेशंस जरूरत से ज्यादा है। इस समझ ने उनमें काफी बदलाव किया और उन्होंने इस रिश्ते को गहराई से समझना और बेहतर करना शुरू किया। आज उनका पूरा परिवार एक खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहा है। सुनिए उनकी पूरी कहानी इस एपिसोड में। आइए मिल के उनका स्वागत करते हैं। देवजानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे? यस, मेरे 2 बेटियाँ हैं। जो बड़ी वाली बेटी है वो उसका नाम उपाली है। उपाली अभी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी ऑनर्स में कंप्लीट करके मास्टर्स करने जा रही है। और जो छोटी वाली बेटी है उसका नाम है उल्का। नाउ वो 11th क्लास में ज्वाइन किया है। अच्छा, और क्या आपके बच्चे भी ध्यान करते हैं आपकी तरह? जी मेरे बच्चे ध्यान करते तो है ही, साथ साथ ध्यान सिखाते भी हैं। और बाकी जो नए लोग आते हैं उनको कैसे ध्यान सिखाना है, कैसे ध्यान करवाना है, उसके लिए भी गाइडेंस देते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि PSSM सोसाइटी का एक एक्टिव पिरामिड मास्टर वो दोनों भी है। दैट्स वेरी नाइस। देवजानी, जैसे अक्सर होता है एक माँ अपने बच्चों के साथ बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती हैं, एंड स्पेशली जो पहला बच्चा होता है उसके साथ। तो क्या आपने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए अपनी बड़ी बेटी और छोटी बेटी के साथ? चैलेंजेस तो बच्चे पैदा होते ही चैलेंजेस शुरू हो ही जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें लगता है कि हाँ ये स्टेज पार हो जाएगा तो अब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन और एक चैलेंजेस फिर आ जाता है। बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन खुशी तो मिलती है माँ को बहुत, लेकिन साथ साथ बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अपनी फ्रीडम जो है उसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं। हर जो अटेंशन है आपकी वो पूरा बच्चे के ऊपर ही जाता है। तो चैलेंजेस अगर मैं बोलूँगी तो बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी में 6 इयर्स का गैप है। तो इनिशियली तो मैं जो 6 इयर्स जो लेते हैं उसमें मैंने कोई चैलेंजेस को फेस नहीं किया, क्योंकि एक ही बच्चा है तो उसको आप पूरा ध्यान देते हो, तो उसमें फिर वो बच्चा बड़ा होता जाता है और एक कनेक्शन भी बनता है क्योंकि 1 चाइल्ड है। लेकिन जैसे जैसे हमने सेकेंड बच्चे की जब प्लानिंग हमने शुरू कर दी कि हमें प्लान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बच्चे ही प्लानिंग से ही मैंने उनको लाया हूँ इस अर्थ प्लेन में। और सेकेंड बच्चा को प्लान करने के बाद फिर जो बच्चे पैदा होने के बाद जो सेकेंड चाइल्ड मेरी बानी जब उल्का पैदा हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मेरी ध्यान तो डेफिनेटली चला गया। तो वो रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो हुआ है उस टाइम में। और छोटा बच्चा बहुत छोटा है और 6 इयर्स की बच्ची को मैं उस टाइम ये सोचती थी कि वो बहुत बड़ी है। तो उसको बोलती तू इसका संभाल थोड़ा सा, क्योंकि अकेली मैं घर में रहती थी तो काम भी घर में करना पड़ता है। तो और फिजिकली भी वीक होते, जब सेकंड बच्चा हो जाता तो फिजिकली भी वीक होते हैं। तो मैं हमेशा इसको ये बोलती तू थोड़ा सा इसको संभाल ले, लेकिन वो तो बच्चा ही है, वो नहीं करती थी।
और मैं गुस्सा भी होती थी बहुत उसके वजह से। तो ऐसे ऐसे करके जो बचपन का जो है वो चलता गया। इसको बड़ी वाली को पढ़ाना भी है, इसको संभालना भी है, तो काफ़ी सारी चैलेंजेस आप बोल सकते हैं, क्योंकि जबकि 6 ईयर गैप है फिर भी चैलेंजेस तो है। जब आप सेकेंड बच्चा जब आपका हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 बच्चे में, डिवाइड हो जाता है। हाँ, डिवाइड हो जाती है, और ख़ास करके छोटी वाली के प्रति और थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी वाली बच्चे हैं वो नेगलेक्ट तो हो ही जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो बड़ा बच्चा है छोटे बच्चे के आने के बाद थोड़ा इनसिक्योर फील करता है और उसके टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं। सो क्या ये चीज़ आपको भी फेस करनी पड़ी? जी, वो एक्चुअली उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो इनसिक्योर हो रही है। वो बाद में मुझे बहुत सारी रिलेशन हुई जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो जो बड़ा बच्चा है वो इनसिक्योर हो जाता है। लेकिन जबकि मैंने जो सेकेंड इशू किया था वो इसीलिए किया था कि मेरा जो बड़ी बेटी है उसको एक सपोर्ट मिले, एक फ्रेंड मिले, कोई खेलने के लिए मिले, तो 2 बहनें या भाई बहनें होंगे तो वो साथ साथ बढ़ेंगे। लेकिन होने के बाद ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। वो तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा हो सकता है वो अपनी छोटी बहन या भाई के साथ अटैचमेंट बढ़ जाता है, लेकिन उपाली के साथ मैंने ये नहीं देखा कि उसके साथ उल्का का कोई एक लिंक बन रहा है। और ये काफ़ी सालों तक रहा कि दोनों में लिंक नहीं बन पा रहा है। जैसे अक्सर एक और बात मैंने देखी है कि पेरेंट्स अपने बड़े बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि एक और घर में मेहमान आएंगे और वो आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है ऐसे करके थोड़ा मेंटल प्रिपरेशंस जैसे ताकि वो बच्चा न्यूबॉर्न को एक्सेप्ट कर ले। तो क्या आपने ऐसे कुछ किया था? यस, वो किया था, क्योंकि ये तो पता ही है क्योंकि एकदम से आप उसको झटका नहीं दे सकते हो कि कोई आ गया है। लेकिन अब जब बात करते हैं वो बोलते हैं उस टाइम जब आप बोलते थे कि कोई नया बच्चा आने वाला है तो वो माइंड में क्लिक नहीं होती थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती थी कि हाँ कोई नया बच्चा आने वाला है। तो उसका अभी ये कहना है, जब बात करते हैं पुरानी बातें कहीं ना कहीं कई बार हम डिस्कशन करते हैं कहाँ पे लैक रह गया, कहाँ पे हम चले गए, गलत चले गए, कहाँ पे मैं गलत चली गई। जब डिस्कशन करते तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ये नहीं पता होता था कि जब आपने मुझे शेयर किया था तो उल्टा क्यों आ गया ये। तो वो हुआ क्योंकि क्या होता है ना, बचपन में जो नोटिस अभी मैं कर रही हूँ कि हम जब बड़ी वाली बच्चे को देते हैं बेबी छोटे वाले बच्चे को तो उसको बहुत बोलते हैं केयरफुली पकड़, केयरफुल ऐसे कर, आराम से कर। तो कहीं ना कहीं वो जो उसको फील होता है कि अब अटेंशन इसके पास जा रहा है, इसका हम केयर करें, इसको केयरफुली पकड़े। अब तक क्या हो रहा था कि मैं उसको प्यार से खिलाती थी, उसका केयर करती थी, अब उसको इसके प्रति अवेयर कर रही हूँ। तो वो फियर भी है और एक जेलसी भी है जो कि धीरे धीरे मुझे लगता है बच्चों के भीतर डेवलप होता है। और एट दैट टाइम आपको दोनों बच्चों को अभी देखना जैसे और दोनों को इक्वल अटेंशन, ये भी कि अवेयरनेस तो थी कि उनको ये ना लगे कि हाँ इसके प्रति ज़्यादा अटेंशन है, इसके प्रति कम अटेंशन, लेकिन कहीं ना कहीं हो ही जाता है नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि छोटा बच्चा छोटा ही है। और ये बाद में रियलाइज होता है यार 6 इयर्स के बच्चे को मैं कैसे एक्सपेक्ट करती थी कि वो बड़ा बन जाए। ग्रेजुअली एक्सपीरियंस होते होते ना हमें बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है। और मुझे लगता है माँ हो तो ऐसी इसलिए है कि जो चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया है वो आगे वो मैसेज को दें ताकि और अभी जो माएँ हैं वो उसको संभाल पाए अच्छे से। दिव्जानी, जैसे आपने बताया कि आपके दोनों बच्चों में 6 साल का फ़र्क है और आपकी बड़ी बेटी इनसिक्योर हो गई छोटी बेटी के आने के बाद, तो क्या आपने उसके साथ कुछ स्ट्रिक्टनेस की या क्या आप एक स्ट्रिक्ट मदर विद डिसिप्लिन और उस तरह का कि ये नहीं करना ये करना है, इस तरह का व्यवहार था आपका उसके साथ? जी हाँ ये बदकिस्मती है कि मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट मदर थी, अब तो नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर जिसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो एक गांव विलेज एरिया से है
और मेरी मदर ने भी हमें पाला है, क्योंकि मेरे पापा बाहर रहते थे, तो मेरे मदर ने कहीं ना कहीं हमें भी पाला है। तो मैं भी सबकॉन्शियसली या जो भी है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि अगर उसको थोड़ा सा खोलेंगे कि क्या स्ट्रिक्टनेस में अप्लाई करती थी, मेरा एक माइंडसेट था कि शाम होने से पहले घर में बच्चे आ जाना चाहिए। जबकि छोटी सी बच्ची है, 6-7 ईयर्स की है, और वो शाम को अगर लेट हो गई किसी दिन, तो एक बार मुझे याद भी है, मैं खाना बना रही थी और क्यों तुमने लेट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार इसको, क्योंकि बार बार ये रिपीटेडली हो रही थी, तो मुझे एकदम से क्लिक किया कि मैंने अगर इसको एक पनिशमेंट दे दिया तो ये नहीं करेगी। जबकि मेरी बेटी जो ना इतना नॉटी भी नहीं थी कि बहुत चुलबुली है, बहुत मुंह पे कुछ मुझे बोल रही है, ऐसा भी नहीं थी। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्यों ये स्ट्रिक्टनेस थी। तो मैंने उसको याद है कि रोटी बेल रही थी और वो बेलन में मैंने उसको मारा था। आज मैं सोचती हूँ तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं इतना रूड मदर थी क्या। तो शाम होने से पहले घर आना, ऐसे बैठना, स्कूल से आए हो तो प्रॉपर अपना सामान को रखो, लंच बॉक्स रखो, जूते ठीक से रखो, डिसिप्लिन हमेशा। और ड्राइंग रूम को ख़राब मत करो, कोई घर में आएगा तो क्या बोलेगा। तो हमेशा एक बंदिश, जैसे आप बोलते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो स्ट्रिक्टनेस तो मैं डेफिनेट बहुत स्ट्रिक्ट थी। और बेसिकली स्टडी को लेके कि अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है और होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो भी उसके लिए भी उसको बैठ के कराना। खास करके एग्ज़ाम में जब पेपर छोड़ के कोई क्वेश्चन छोड़ के आती थी, तो भी मैं डांटती थी कि मैंने तुम्हें सारा कुछ समझाया था, बोला था, तुमने क्यों छोड़ के आई, क्यों तुमने रॉन्ग क्वेश्चंस को, मतलब एक क्वेश्चन है उसका नंबर रॉन्ग पुट अप मैथ में कर देती हो। तो हर छोटी छोटी चीज़ें में मैं स्ट्रिक्टनेस बरती थी, मतलब स्ट्रिक्टनेस थी मेरी। ये आपकी बड़ी बेटी के साथ था? यस। और छोटी बेटी के साथ? छोटी बेटी तो उस टाइम छोटी थी ना, तो वो तो 6 इयर्स, मतलब ये 1 ईयर की है। तो उस बच्चे को क्या, मतलब उसको तो जैसे लाड प्यार से जो भी है उसको पालना करना, वो तो उसके साथ नहीं था, क्योंकि 6 इयर्स की गैप है ना। तो मुझे नहीं याद है कि मैंने उसको कभी स्ट्रिक्ट किया। अब बच्चा भी है, वो उसको क्या बताऊंगी। तो और ऑल्सो ऐसे होता है ना, जब बड़े बच्चे को डांट पड़ती है या छोटा बच्चा जब देखता है कि मेरे बड़े बहन भाई को इस चीज़ के लिए डांट पड़ रही है या कहा जा रहा है, तो छोटा बच्चा अपने आप लर्न कर लेता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो एक गुड बॉय या गुड गर्ल बन जाता है, क्योंकि वो अपने बड़ों की मिस्टेक से अपने आप को जबकि वो है नहीं। जबकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है, बहुत नॉटी है वो उसका जो आप इसको उपाली को बोलोगे तो उपाली जो भी बोलोगे उसका रिएक्शन नहीं है। इवन क्यों मुझे बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, को नॉट ए सिंगल वर्ड वो मुंह पे नहीं निकालती। लेकिन छोटी वाली जब धीरे धीरे बड़ी हुई, अगर आपने उसको कुछ बोला तो वो रिएक्ट करती थी। ऐसा नहीं कि वो ये रिएक्ट नहीं करती थी, और वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करती थी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ है, मेरे बच्चों के साथ तो नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटी है वो अलग है, दोनों की जो गुण है वो अलग है। डेफिनेटली अलग अलग प्लेस से आते हैं सोल, तो यस। देवजानी, आप में जो ये परिवर्तन आया एक स्ट्रिक्ट मदर से एक फ्रेंडली मदर का, ये कैसे आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैं भी आजकल सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ कि मैं कैसी थी और कैसे बन गई हूँ। और इसका पूरा श्रेय जाता है ध्यान को, PSSM को, PSSM के हर एक मास्टर को। 2011 में बेसिकली मैं ध्यान में आई। तब मेरी छोटी वाली बेटी 4 साल की थी और बड़ी वाली 10 इयर्स की थी। तब ध्यान करते करते एक्चुअली जो बेसिकली ध्यान में होता है क्या है कि हम अपनी अंतर्मुखी होते हैं, अंदर जाते हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन होती है। तो ये अवेयरनेस मेरे भीतर डेवलप किया धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं मैं स्ट्रिक्ट हूँ। वो कई एक्टिविटी मैंने देखा जो कि मुझे पता चला बेसिकली 2011 में। जब मैं ध्यान में आने के बाद ये देखा कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है उल्का, वो हमेशा मेरे से चिपकती है,
गले लगाती है, मेरे ऊपर आके बैठ जाती है। लेकिन जो उपाली है वो पास में बैठती है, कभी मेरे को आके हक करना या चिपकना या कुछ शेयर करना वो नहीं हो रहा। तब मेरे भीतर एक्चुअली आई कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे भीतर। एक बच्चा अगर आ रहा है, दूसरा बच्चा अगर नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस बच्चे में है या मेरे में है। और एक रियलाइजेशन मेरे भीतर आई कि मैं अपनी बचपन में भी कई बार गई, जबकि मैं भी अपनी माँ के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। मुझे याद भी नहीं है कभी मैंने माँ के साथ कभी बैठ के उनकी गोदी में कभी सर रखा है या कुछ किया है, याद नहीं है मुझे। मेरी मदर को ये इनसिक्योरिटी थी कि मैं स्ट्रिक्ट रहूँगी तो मेरे बच्चे ठीक रहेंगे। तो वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं अपने बचपन से कैरी कर रही हूँ, जबकि मुझे बचपन में ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। माँ अगर डांटती थी तो मुझे पसंद नहीं होते थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मैं पलट के जवाब देना भी मुझे याद है कि मैं उनको जवाब देती थी। मुझे पसंद नहीं था कि स्ट्रिक्टनेस, बंदी से यहाँ मत जाओ, वो मत करो। थोड़ा सा मुझे फ्रीडम शुरू से बचपन से मुझे चाहिए। लेकिन मैं रियलाइज़ किया जो मैं नहीं चाहती थी अपने बचपन में, वो चीज़ें तो मैं खुद कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ। तो ये रियलाइजेशन मुझे धीरे धीरे आई। जैसे कि मैं और भी बताऊँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी आपको कि मेरा बच्चा जो है धीरे धीरे से बड़ा होता जाता है ना, मोबाइल पे उनको इच्छा करता है कि मोबाइल यूज़ करें या फ्रेंड्स में जाएं। वो कन्फ्यूज़न भी मेरे भीतर बहुत रहा कि क्या करूं मैं, मोबाइल देना चाहिए नहीं देना चाहिए। दिल्ली मेरे लिए भी ज़्यादा मतलब नया ही था, मतलब ये जो कल्चर है ये मेरे लिए नया था। मैं स्मॉल सिटी से हूँ, ये देश की राजधानी है, यहाँ की जो तौर तरीके हैं वो अलग है। मैं इसको अडॉप्ट करूँ ना करूँ, तो बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता था। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से एक बहुत अच्छी मदर बन गई, नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगी। धीरे धीरे मेरे भीतर ये रियलाइजेशन आई। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दे रही हूँ। उस टाइम नए नए फेसबुक चलते थे, नए नए व्हाट्सअप आए थे। बच्चा चाह रहा है कि फेसबुक में ज्वाइन करे, उसके पास भी फ़ोन हो, उसके पास भी व्हाट्सअप हो। मैं मना कर रही हूँ। लेकिन जब बच्चा फ्रेंड सर्कल में जा रहा है, वहाँ पे तो सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट कर रही हूँ, वहाँ पे वो उसको कमेंट भी कर रहे हैं, अरे ये बैकवर्ड है। तो वो चीज़ें मैं पहले समझ नहीं पाती थी एक्चुअली, जब ध्यान में मैं नहीं थी, क्योंकि वो कई साल तो वो गुजरी होगी वो कसमाकस में ना। बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन ये हुई कि मैं जो कर रही हूँ उसके साथ, वो तो बीच में फंसी हुई है वो बच्चा। मैं मना कर रही हूँ, वहाँ पे उसको गिल्ट टॉर्चर किया जा रहा है या मेंटली उसको हरास किया जा रहा है, घर में मदर हरास कर रही है। क्या क्या स्टेट ऑफ माइंड में बच्चा है। वो धीरे धीरे मेरे भीतर वो रियलाइजेशन आई। और धीरे धीरे मैंने फिर क्या किया, कुछ तरीके मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंटिंग का भी जो वीडियोस है, जो एक्सपर्ट है उनका भी जाके यूट्यूब से सर्च करके वो वीडियो भी मैंने सुना कि प्रॉब्लम बच्चे में है या माँ में है। जब बच्चा अगर बिगड़ता भी है, अगर अच्छा भी होता है, तो कहाँ पे रूट कौन है इसका। अच्छा भी होता है तो भी मदर का कितना रोल है, अगर बच्चा डिस्ट्रॉय हो रहा है उसमें भी मदर का कितना रोल है। वो पेरेंटिंग भी मुझे बहुत हेल्प किया। धीरे धीरे मैंने अपनी तौर तरीके बदले। बेसिकली ध्यान से ही अवेयरनेस आई, मैं यही बोलूँगी। अवेयरनेस आने से मैंने अपने आप को पहले जो चैलेंजेस मेरे भीतर थी, या जो, क्योंकि अब मैं प्रॉब्लम वर्ड को यूज़ नहीं करती हूँ, जो ड्रॉबैक्स मेरे भीतर थी मैंने उसको पहले रेक्टिफाई एक्चुअली किया कि मैं कैसे अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन बना पाऊँ। जो एक डिस्कनेक्शन हो गई है उसका और मेरे बीच में, उसको कनेक्शन कैसे बना। तो तरीका मैंने अप्लाई किया कि मैंने ये सुना कि एक बच्चे को जैसे 10-11 साल के बच्चा हो जाता है तो उसको ना एक टच चाहिए। सेंस जो है, जो उसका एक सेंस है, जो टच, जो स्किन का, वो डेवलप होता है, बचपन से नहीं होता है। बेसिकली वो टीन एज आते आते वो होता है। एंड जबकि हम क्या करते हैं, बच्चों को बचपन में बहुत हक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जबकि इस एज में बच्चे को चाहिए वो टच। और इसीलिए भी बच्चा बाहर जाता है, फ्रेंड्स ढूंढता है,
जब उसको वो टच, वो जब वो टच चाहिए, अफेक्शन नहीं मिलता, नहीं मिलता है ढंग से। बच्चा जो बोल रहा है उसको एक स्वीकृति चाहिए, उसको एक वाहवाही चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन मैं क्या करती थी पहले, मैं तो उसको डांटती थी, सही गलत क्या है उसको समझाती थी, तो ऑटोमेटिकली बच्चा मेरे से डिस्कनेक्ट होगा। ये जो चीज़ें हैं सारे, ये मैंने रियलाइज़ किया। जो डिस्टेंस में अपनी मदर के साथ फील किया था, वही चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बच्चे के साथ, ना चाहते हुए भी। जो मैं उस टाइम प्रोटेक्ट करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वही चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो मेरे भीतर ये बदलाव आया। Whatever you resist, persist. Yes. और उसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारा मन स्थिर होता है, तो धीरे धीरे हमारी अंदर से हमें समझ आने लगता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अंदर की एक अंतरात्मा एक आवाज़ बताती है जैसे। फिर मैंने उसको मतलब हग करना शुरू किया। और मतलब सरप्राइज है ये है कि मुझे पसंद नहीं होता था जब मैं उसको टच करती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो चीज़ें। लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो डिस्कनेक्ट है हुआ है ना, इतना प्रॉब्लमेटिक है कि मैं उसको प्रॉपरली हग भी नहीं कर पाती थी। ग्रेजुअली रिपीटेडली मैंने उसको ये सुना कि 12 कम से कम 12 टाइम्स एक बच्चे को हग करना चाहिए दिन में, तब जाके उसके अंदर जो खालीपन है वो धीरे धीरे दूर होगा। एंड वो हुआ भी ग्रेजुअली। ये तो फिर बहुत लॉन्ग जर्नी है। अभी तो 22 साल की हो गई है वो, ये तो 10 साल की बात मैं कर रही हूँ। देवजानी, जैसे हम जानते हैं कि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं और आप अकेले बच्चों को हैंडल करते हैं, तो ऐसे में बहुत स्ट्रगल्स, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको ध्यान या मेडिटेशन जो आप इतने सालों से कर रहे हैं, उसने कैसे सपोर्ट किया है? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं एक स्ट्रिक्ट मदर से एक अच्छी मदर बनने की प्रयास में थी, कोशिश कर रही थी। एक रियलाइजेशन मेरे भीतर आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो मेरे भीतर मुझे लगता है जो रूडनेस भी है ना, या कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे। जैसे कि मेरे हस्बैंड बाहर गए, और बाहर जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी था कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक थे और उसको ठीक करने के चलते वो बाहर गए थे। तो जिम्मेदारी तो बहुत थी। मैं इतना स्ट्रांग उस टाइम नहीं थी कि मैं अपनी इमोशंस की भी संभाल पाऊँ। आई वॉज वेरी वीक इन इमोशनली, बहुत वीक थी मैं। जो अपनी इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे वो बच्चों को देखेगा। बहुत सारे चैलेंजेस, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उनका स्टडी भी देखना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हस्बैंड नहीं है और बच्चा सही ढंग से भी बढ़े, उनकी कल्चर में भी वो चीज़ें आए, हर चीज़ वो सही रूप से करे। तो बहुत सारे चैलेंजेस तो आए हैं। ध्यान मुझे उसमें बहुत मदद किया। पहले रियलाइजेशन मुझे हुई कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। फिर बाद में जो पेशेंस होता है ना, मदर को बेसिकली बच्चों को आप समझ तो जाते हो, लेकिन उसके लिए पेशेंस भी चाहिए। समझ गए कि हाँ बच्चा क्या चाह रहा है, लेकिन अगर हमारे भीतर पेशेंस नहीं होगा, उसको कैसे हैंडल करना है, वो पार्ट भी तो चाहिए ना, वो अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए। प्रॉब्लम है समझ गए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको हैंडल करोगे। तो बेसिकली जो मेरे भीतर धैर्य है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। बहुत ज़्यादा पेशेंस मेरे भीतर आई। मैं ऐसे बोलूँगी कि जहाँ पे मैं इतना रिएक्ट मदर थी, छोटी छोटी बात में मैं उसको मारती थी, ऐसे समय आया धीरे धीरे। ऐसे मैं सिचुएशन आपको एग्जाम्पल दे के ही बताऊँगी। टीनेज आते आते बच्चे थोड़ी सी तो ट्रैक से बाहर जाते ही हैं। तो मेरी जो उपाली कब ट्रैक में जब जाती थी, तो उसका 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला था कि वो ट्रैक में नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है। और ये भी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि अवेयरनेस इतना बढ़ जाती है आपका कि आप देख लेते हो कि आपकी बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बिहेवियर क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो वो क्या होता था कि उसको भी पता चलता कि मम्मा को कहीं ना कहीं पता चल रहा है मैं जो भी गलत काम कर रहा हूँ। गलत इन द सेंस क्या है, उस टाइम टीनेजर में बॉयफ्रेंड बनाते हैं, या छुप छुप के वीडियोस देखते हैं, या फॉल्स नाम पे फेसबुक आईडी बना के वो करते हैं। तो मुझे, लेकिन अब बिलीव करो, थैंक्स टू यूनिवर्स, अभी मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि मुझे पता चल जाता था
जबकि ना मैं कभी उसका फेसबुक देखती थी या कहीं ना कहीं मुझे एक इंट्यूशन मेरा होता था कि ये कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रही है, एंड वो भी रिएक्ट करती थी, जबकि वो साइलेंस बच्चा है और वो रिएक्ट कर रही है, मतलब मुझे ये भी एक आ गया कि कहीं ना कहीं ये गलत कुछ तो हो रहा है। एंड वो इतना वाइब्रेट करती थी, साइलेंस बच्चा, नॉन स्टॉप बोलती थी, आधा घंटा 1 घंटा, रिबेलियस हो जाती यस, थी। रोती थी और बोलती थी आप ऐसे मदर हो, आप दूसरे मदर से अलग हो, वो ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो गलत नहीं है, वो सही नहीं है और आप ही सही हो। तो नॉन स्टॉप वो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। एंड मुझे इतना पेशेंस कहाँ से आता था, मैं उसको पूरा सुनती थी, पूरा उसकी हर बात को सुन के वो रोती रहती थी। फिर मैं जब वो ख़त्म हो जाती थी उसकी हर बात को, फिर मैं जाके उसके पास बैठती थी, फिर उससे बात करती थी। ग्रेजुअली बड़ी तो हो रही ना बच्चे धीरे धीरे, क्योंकि मेडिटेशन की माहौल तो घर में थी ही, मास्टर्स घर में आते थे, तो बचपन से ही हम अर्थ पे क्यों आए हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म विज़न कैसे रखना है, लॉन्ग टर्म विज़न हमारा क्या होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ये इसके बारे में मैंने उसको बताना शुरू किया। फिर भी कभी ऑफ एंड ऑन वो मेडिटेशन करती थी, मेडिटेशन करो, आप खुद बैठो अपने साथ, अगर आपको उस जो मैं बोल रही हूँ अगर वो गलत है या सही है तो इसका आंसर आपको अपने अंदर मिलेगा, तो आप बैठो अपने साथ। तो फिर मैंने क्या किया कि उन दोनों क्योंकि वो धीरे धीरे छोटी भी बड़ी हो रही थी, दोनों को सोने से पहले तीनों हम बैठ के म्यूज़िक लगा के 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते थे। मतलब मैं सॉल्यूशन ढूंढती थी ऐसे कैसे करके इसके अंदर से जो चीज़ें जो नहीं करना चाहिए इस एज में, ये कोई गलत नहीं है कि फ्रेंडशिप करना, ये करना, आज की डेट में ये सोचती हूँ, लेकिन पहले नहीं सोचती थी। पहले सोचती नहीं ये गलती है, लेकिन किसी के साथ फ्रेंडशिप करना कोई गलत नहीं है। लेकिन अब एक एज होता है, पर्टिकुलर एज होता है, कहीं ना कहीं स्टडी हम पर होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने उसको समझाना शुरू किया। साथ साथ और एक, जैसे अब मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, बाहर रहते हुए भी उनका एक कनेक्शन घर के साथ हमेशा रहा है, जबकि आउट ऑफ कंट्री है। दिन में कम से कम 4 टाइम्स वो कॉल करते थे। हमारी एक था, हम दोनों ने यही बात किया था कि नहीं तो क्या होगा कि आप बाहर रह रहे हो तो मतलब आपके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं रहेगा। तो वो भी, अगर मैं कभी स्ट्रिक्ट हो गई तो वो बात करते थे, हाँ ठीक है मम्मा बोल रही है तो कोई बात नहीं। तो एक 4 टाइम 4 टाइम्स, आप बिलीव करो 4 टाइम्स इंटरनेशनल कॉल होती थी घर में। सुबह भी होगी, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे फिर होगी, फिर इवनिंग को खेल के आएंगे फिर होगी, फिर रात को होगी, क्या क्या एक्टिविटी वो कर रहे हैं। वो एक कनेक्शन भी फादर का बना। एंड ये मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं उनकी एब्सेंस को इनको फील ना करने दूं। तो उनका कितना इम्पोर्टेंस है, वो क्यों बाहर है, ये सब आप उनको बताते ये सब मैं उनको बताती थी हमारी सिचुएशन। क्योंकि मेरे को यहीं पे मेरा आ गया छोटी वाली के ऊपर भी अवेयरनेस कि ये अब छोटी है, 4 साल की थी, कहीं ना कहीं और उसका फादर के साथ बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट था। एंड मुझे ये डर था कि डिप्रेशन में नहीं चली जाए। तो मैं स्कूल टीचर से भी बात करती थी कि ऐसा कुछ बात वो कर रही है क्या फादर के बारे में कि पापा घर में नहीं है। तो पूरा अवेयरनेस मेरे दोनों बच्चे, मेरा कोई खुद का सर्कल नहीं था, अब नहीं भी है। मेरा जो भी है इन्हीं दोनों के ऊपर पूरा फोकस और अवेयरनेस के साथ मैंने इन दोनों को बड़ा करने की कोशिश। मैंने क्या, इसमें हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, वो सपोर्टिव नहीं होते तो आज 12 इयर्स हो गया वो बाहर रहते हैं तो वो नहीं होता। तो मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एब्सेंस ऑफ फादर, बच्चों कैसे पालना है, कैसे बैलेंस रखना है। आज एक मदर होते हुए फादर का रोल निभाना एंड फादर को साथ में रखना, उनका इमेज जो है वो भी रहे, तो हम चारों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये सब कुछ मैंने कोशिश किया है करने के लिए। दिव्जानी, आपने अपनी दोनों बेटियों को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसमें किस तरह जोड़ा है? जी, यहाँ पे मैं सभी माँओं को यही बोलना चाहूँगी
कि जो माँ ध्यान करती है तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली ध्यान करते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ प्रयास तो करना ही पड़ता है। तो मैं 2011 से ध्यान में आई हूँ, तो तब से ही मेरे बच्चे ध्यान कर रहे हैं। बेसिकली छोटी वाली के लिए मुझे कोई एफर्ट करना नहीं पड़ा, क्योंकि 4 इयर्स की बच्चा है, उसको बोलो अगर हाथ क्रॉस करके, पैर क्रॉस करके, आंख बंद करके बैठ जाओ, तो वो आराम से बैठ जाती थी। उपाली के लिए, क्योंकि उपाली जैसे मैंने बोला कि एक ऐसे टीन एज की एज में जा रही थी जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस वो खुद फेस कर रही थी, साथ साथ मैं भी उसके साथ फेस कर रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये पता था कि ये कहीं ना कहीं इनर की प्रॉब्लम ही है, एंड मेरी चाइल्डहुड का जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट है उसका भी इम्पैक्ट उसकी तरफ जा रहा है, और इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है, वो है ध्यान। तो मैं उसको, जैसे जब वो रिबेल्ड होती थी, जैसे रिएक्शन होती थी, तो मैं, जैसे कि मैंने बोला अभी कि मैं उसको ध्यान करने के लिए बोलती थी कि आप ध्यान करो, आप खुद उसका प्रश्न आपके पास है, आप उसका उत्तर ढूंढो। तो कहीं ना कहीं उसका वो हुआ कि वो खुद जब बैठती थी उसको अंदर वो आता था कि हाँ मम्मा, लेकिन वो ये बोलती कि अलग अलग बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक होता था उसकी माइंड में। एंड क्योंकि ध्यान करने से हमारी जो इंटेलेक्ट कैपेसिटी है वो भी बढ़ता है, तो मेरी जो छोटी बड़ी वाली उपाली है उसका बचपन में ठीक थी, ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं चैलेंजेस में आई, फोकस मेरा कम हुआ, उसका भी जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो डाउन गया। 85% मतलब 95% बच्चा 85% में आके पहुंच चुका था। तो कोशिश तो मेरी रहती थी, लेकिन मैंने उसको ये भी एक बोला कि अगर आप ध्यान करोगे तो आप देखना कि आपके भीतर की जो इंटेलेक्ट कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, मेमोरी कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो उसने भी आज एक्सपेरिमेंट, कि चालाक बच्चा है, उसने आज एक्सपेरिमेंट बेसिस उस ध्यान को एक्चुअली किया। एंड जब उसने किया तो 85% बच्चा 9th आते आते वन ऑफ द टॉपर इन हर स्कूल। तो वो उसको क्लिक किया। एंड मैंने ध्यान जब मैं करती थी, मैं बहुत रोती थी, मेरे बहुत इमोशंस रिलीज होती थी, तो उस टाइम वो क्वेश्चन करती थी कि क्यों रोते हो आप ऐसे। मुझे याद है एक बार पत्री सर आए हुए थे, हमारे पत्री सर मतलब हमारे जो PSSM के फाउंडर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जो जिनको मैं अपनी सब कुछ मानती हूँ, वो सर आए हुए थे, और मैंने उसको ऐसे ही लेके गई कि चल थोड़ा मिलते हैं, जबकि वो ना बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो मैंने उनके पास जब लेके गई, तो जैसे ही वो उनके पास बैठी तो इसने रोना शुरू कर दिया। एंड सी इज आस्किंग हरसेल्फ ऑल्सो कि मैं रो क्यों रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन से जैसे नंबर बढ़े, एंड उसका खुद का क्वेश्चंस का आंसर उसको मिलता था, सर के साथ मिली, क्या है ये, क्या एनर्जी है, क्यों ऐसा मैं हुई, वो एक इंक्वायरी उसके भीतर फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि वो एक वर्कशॉप में गई स्कूल की तरफ से, वहाँ पे वैसे पेरेंट और स्टूडेंट, पेरेंट और बच्चे के अंदर जो डिस्टेंस है उसके ऊपर एक्चुअली टॉक था। तो एंड बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ये सब था। तो वो लोग उनको बता रहे थे कि कैसे कैरियर में आगे बढ़ना है, क्या लाइफ पर्पस होना चाहिए। एंड सेम थिंग मैं भी उसको घर में बता रही थी। तो मुझे आके घर में एक दिन बोली, उस दिन बोली कि मामा जो चीज़ आप बोल रहे हो वो चीज़ उन्होंने भी बोला, लेकिन आपकी तरीका थोड़ी सी अलग है और उनकी तरीका थोड़ा सा अलग है। तो कहीं ना कहीं उसने वो एक कनेक्शन भी बनाई कि कहीं ना कहीं मेरी मदर भी गलत नहीं है, और मदर जो मेडिटेशन के लिए बोल रही है वो सही है, और एक्सपीरियंस भी हो रहा था उसको। तो फिर वो 9th और 8th तक वो कभी करती थी कभी छोड़ती थी, ऐसे किया। 9th ऑनवर्ड्स उसने रेगुलरली करना शुरू किया, और साथ साथ छोटी करी वो शुरू से ही करती थी। एंड जैसे जैसे मैं, क्योंकि जब उपाली छोटी थी तो मैं रूड थी, लेकिन ध्यान की वजह से मैं धीरे धीरे रियलाइजेशन में आई। तो कहीं ना कहीं मेरा जो बैड इम्पैक्ट है, जो रूडनेस है, वो छोटी वाली के ऊपर नहीं पड़ी है। उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो सही तरीके से हुई है, जो गाइडेंस में अपनी जो नॉलेज डेवलप हो रहा था उसी हिसाब से बड़ी वाली को गाइड कर रही थी, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई, एंड ग्रेजुअली वो ध्यान प्रचार में भी दोनों ध्यान प्रचार में आ गए। एंड बहुत अच्छा मास्टर में बोलूँगी, वो उनका अब लाइफ का गोल ही है ये कि वो सब तक ध्यान को पहुँचाएं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में वो भी आ गए हैं। सो आप
आपके अंदर का परिवर्तन धीरे धीरे आपके बच्चों तक शिफ्ट हुआ और उनमें वो चेंजेस आए। और Yes. जैसे आपने बोला कि एक माँ जब ध्यान में बैठती है, उनके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उनकी ऊर्जा जो बढ़ती है, उससे पूरे घर का माहौल भी बदलता है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि माँ जो बोलती है बच्चे वो नहीं करते हैं, माँ जो करती है बच्चे उसको देख के करते हैं। That's very nice. Yes. So you have to be like an example for them. Yeah, yeah. है ना? एंड मेरी हमारे मदर ऐसी शब्दों से- थी हाँ, एंड ऐसी हो रही है। ये भी छोटी तो ये फर्क नहीं समझ रही है, लेकिन रूपाली बस फर्क देख रही है, मम्मा ऐसी थी और धीरे धीरे ऐसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान में बहुत शक्ति है, ये एक क्लिक किया डेफिनेटली उसके माइंड में। so हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे एक्शंस ज़रूरी Yes, होते हैं। yes. दिव्यानी, अक्सर एक चीज़ देखी है कि पेरेंट्स अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स अपने बच्चों के थ्रू फुलफिल करते हैं, अपने विचार उन पे थोपते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ही बने, ये करे। और कहीं ना कहीं समाज का भी एक प्रेशर होता है, परफेक्ट चाइल्ड, परफेक्ट फैमिली, Yes. ये चीज़ है। सो क्या आपने भी ये चीज़ की कि आपने अपने बच्चों को वो फ्रीडम दी, या उनको समझे, या जो वो करना चाहते थे आपने उनको वो करने दिया? जी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे लिए भी और सभी पेरेंट के लिए भी। ये जानना ज़रूरी है कि हमें करना क्या चाहिए। शुरू से ही, क्योंकि मुझे प्रेशर पसंद नहीं था, मुझे अपना फ्रीडम चाहिए था। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सारा कुछ धीरे धीरे भी ये रियलाइज़ किया। एंड मेरे हस्बैंड का भी यही था शुरू से कि बच्चे जो करना चाहते हैं वो करें। यहाँ पे मैं पहले अपनी छोटी वाली बेटी के लिए बताऊंगी कि मैंने बचपन से उसको हर एक एक्सपोजर देने की कोशिश किया है। मेरा बच्चा स्विमिंग भी सीखती थी, स्विमिंग ख़त्म हो गई, डांस सीखना है, क्योंकि एक्सपोजर चाहिए। आपको पता नहीं है कि आपका बच्चे को कहाँ पे इंटरेस्ट है। स्विमिंग भी सीखा, स्केटिंग भी सीखा, बास्केटबॉल भी सीखा, डांस भी सीखा, म्यूजिक भी सीखा, हर तरीके का। ड्राइंग भी सीखती थी मैं घर में। ड्राइंग ऐसा नहीं कि एट ए टाइम करती थी, नहीं, अगर ये नहीं कर रही है और कुछ करना है, हाँ ये ट्राई कर ले, वो नहीं अच्छा लग रहा है और कुछ ट्राई कर ले। तो अब तक बहुत सारी चीज़ों में वो ट्राई कर चुकी है। और वो ट्राई करेगी तभी पता चलेगा कि उसको किस में इंटरेस्ट है। तो हर तरह का एक्सपोजर मैंने छोटी वाली को देने की कोशिश की। बड़ी वाली को दे नहीं पाई क्योंकि फाइनेंशियली हम उतना स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं थे कि उसको मैं कहीं पे भेज पाऊँ वो चीज़ें, लेकिन मैंने अप्लाई किया उल्का के ऊपर। तो उससे मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरे बच्चों में इंटरेस्ट क्या है। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो 9th क्लास में जब तक आई तब तक मेरे हस्बैंड ने पूछना शुरू कर दिया तुम्हें करना क्या है, क्योंकि 9 से ही बच्चे को बेसिकली हम तैयारी करते। फ्रीडम थी कि जो करना है तुम्हें करना, लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें कि तुम करना क्या चाहती हो। तो उसने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। ऋषिकेश में एक प्रोग्राम होती है हर साल, ध्यान महाकुंभ, उसमें ज्वाइन किया। वहाँ से आने के बाद बोला कि मुझे मेडिकल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं उसको ये भी क्वेश्चन करती थी कि अगर डॉक्टर बनना चाहते किस फील्ड में, कौन सी डॉक्टर तो बनना चाहती है, तो मुझे साइकियाट्रिक बनना है। तो वो ध्यान की जो वर्कशॉप थी वहाँ से आने के बाद उसको ये आया कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे नहीं करना। मतलब मैं चाहती हूँ माइंड के ऊपर काम करना। बेसिकली वो जो ट्रॉमा में थी अपनी टीन एज में, वो ट्रॉमा और बच्चों में ना आए उसके लिए वो काम करना चाहती थी सोसाइटी में जाके एज ए डॉक्टर, साइकियाट्रिक। धीरे धीरे उसको यह हुआ कि नहीं, साइकियाट्रिक बनने से मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे लास्ट स्टेज में बच्चे आते हैं, जब बच्चे ट्रॉमा में फंस जाते हैं, फिर मेडिसिन दिया जाता है। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है जिससे भी मदद कर पाऊँ। 4 साल की मेहनत, इतना मुझे लगता है कम से कम 9 to 10 लाख रुपीस खर्चा हुआ, ये कोचिंग ट्यूशन। और उसने जब शाम को बोला कि मुझे करना है, ये ऐसे करना है, चेंज करना है, और अक्टूबर का महीना है, पूरा साल चला गया है, कुछ नहीं कर सकते मिडिल ऑफ द ईयर में। एंड मैंने बोला कोई बात नहीं, कहाँ से भगवान ने मुझे धैर्य दिया। तो मैंने कोई बात नहीं,
तो क्यों मतलब ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, साइकियाट्रिस्ट नहीं बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, ये डिस्कशन बाद में हुई कि मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, तो फिर हस्बैंड ने भी उससे बात किया कि क्यों करना है, इसका क्या फ्यूचर क्या है, सब कुछ डिस्कशन हुआ। एंड उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं करना है, और हम दोनों भी एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो। लेकिन मेरे हस्बैंड का हमेशा यही कहना था, जो करना है करो लेकिन अच्छा करो। दिल्ली में रह रहे हो, देश की राजधानी में रह रहे हो, यहाँ पे एक्सपोजर बहुत है, तो जो करना है करो लेकिन अच्छा करो। तो इसीलिए कैरियर चेंज भी उसने कर दिया उस टाइम। एंड नाउ वो कंप्लीट कर चुकी है ग्रेजुएशन, एंड बहुत अच्छा स्कोरिंग में भी किया है। अब मास्टर्स कर रही है बैंगलोर में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, जो कि बच्चे तरसते हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो आउटपुट तो ये है कि फ्रीडम देने से बच्चे के साथ ऐसा होता है। और फ्रीडम की बात करूं कि समय था मैं बच्चों को अकेले नहीं छोड़ती थी, लेकिन जैसे ही बच्चा 10th 11th 12th पास किया, मैंने उनको ज़बरदस्ती भेजा, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, बाहर एक्सपोज हो, देखो क्या संसार में हो रहा। क्योंकि जितना आप टाइट में, मेरा ये रियलाइजेशन, इतना आप बच्चों को टाइट करके रखोगे उतना बच्चा एक्सपोज होने के लिए कोशिश करेगा। तो फिर वो क्या ना, वो फिर आपको छुपाएगा, वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, वो उसको आपके पास आपको वो छुपाने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो आप नहीं जान पाओगे आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ से वो घर से बाहर गई वो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो फ्रीडम दोगे एंड वो बाहर जाएगा या जाएगी, एक्सपोज होएगी। अगर गलती किया भी तो वो गलती को वो खुद रियलाइज करेगी कि मेरे को ये मैंने किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, अब मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि मैंने ये देखा भी है, जब तक आप बच्चा खुद रियलाइज नहीं करता है तब तक आप बच्चे के साथ कुछ हेल्प भी नहीं कर सकते। आप बस पॉजिटिव थॉट रख सकते हो कि हाँ बच्चा सही जा रहा है, सही कर रहा है। लेकिन जैसे कि पति सर भी हमेशा बोलते हैं कि बच्चा इस अर्थ प्लेन में आने के लिए आप सिर्फ माध्यम हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड उसको छोड़ो। हर सोल, यहाँ पे थोड़ी सी डीप बातें हैं, हर सोल अपना लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आता है। वो खुद एक्सपीरियंस करेगा कि मुझे क्या करना है। अगर वो गलत हुआ तो नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये करना है। उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी जर्नी है। एंड क्या वो ही है कि अपना जर्नी में वो गिरेगी एंड फिर उठेगी, फिर संभलेगी। एंड साथ में ध्यान है तो डेफिनेटली हर बच्चे के अंदर उसका एक इनर वॉइस है, वो सुन डेफिनेटली वो सुन रहा है। तो इसीलिए छोड़ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों को छोड़ना चाहिए। छोड़ने से ही बच्चा अपने भीतर की क्वालिटीज को जान पाएगा, किसमें उसको सुधार लाना है उसको भी जान पाएगा। और जब वो हम उसको छोड़ते हैं और वो डिसीजन लेता है तो वो ओनरशिप भी लेता है उसके लिए। ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस। कपड़े में भी देख लो कि हम बोलते हैं ऐसे मत पहनो, ऐसे मत पहनो। डिसीजन लेने दो उसको क्या पहनना है, वो किस में कंफर्टेबल है। हर चीज़ बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए। एंड यहाँ पे फ्रीडम की बात अगर करूँ तो बच्चे अब रात में भी आते हैं तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है कि जो भी करेंगे वो अपने लिए करेंगे, सही करेंगे गलत करेंगे वो अपने लिए करेंगे। और उनका खुद का लाइफ है, खुद की जर्नी है। एंड कहीं ना कहीं हमें उनको छोड़ना भी पड़ेगा। और आई थिंक हर माँ को एक चिंता होती है, विच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। पर जब हम उस चिंता करते तो हम वो नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम उस टाइम परमात्मा को समर्पण करें, उनकी सेफ्टी का ध्यान जैसे मैंने बोला कि छोड़ेंगे तो क्या होगा कि बच्चा आपके साथ शेयर करेगा, जो कि अभी हमारे साथ हो रहा है। मैं अभी अपनी बच्चों का एक सिस्टर जैसा बिहेव करती हूँ उनके साथ। कहीं पे कोई लड़का देखा, मैं उसको पिंच करती हूँ, देख कितना सुंदर है। तो इस लेवल पे हमें बच्चों के साथ, हम बोलते हैं ना माँ फ्रेंड होना चाहिए। लेकिन कैसे फ्रेंडशिप करोगे आप उनकी एज में जाना पड़ेगा। आपको ये याद करना पड़ेगा कि आपकी टीन एज में, आपकी यंग टाइम में आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी। वो क्या होता है, माँ होते होते ना हम वो सारे भूल जाते हैं कि अरे मेरे भीतर भी तो ऐसे ही इमोशंस थे,
मैं भी तो ऐसा मन करता था। तो अब मैं उसमें जंप कर गई हूँ। तो मैं उनको हम साथ में फिल्म देखने जाते हैं, हम साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, एंड मैं तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या फिल्म देखना है। नहीं नहीं यही फिल्म देखना है, नहीं मैं तुम्हारे साथ दूंगी, आप मामा आप एंजॉय कर पाओगे। जबकि मुझे वो फिल्म अगर पसंद भी नहीं है तो भी मैं उनको साथ जाती हूँ। उनको अच्छा लगेगा कि हमारी माँ। तो ये जो फ्रेंड बनना है, इसको करना पड़ेगा। बोलना सिर्फ नहीं कि फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगेन वही बात है कि आप में ये सारा परिवर्तन आप जब ध्यान में गए, मेडिटेशन में गए, तो अंदर से वो अवेयरनेस धीरे धीरे आई है आप में। तो ध्यान में इतनी शक्ति है कि एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, 360 डिग्री टर्न ला सकते हैं हम अपने जीवन में। जैसे मैंने बोला कि अभी उल्का का अगर लेंगे, अभी 11th में आ गई है, 10th तक वो बोल रही थी मुझे फाइन आर्ट्स करना है। आपको फाइन आर्ट्स करना है? हाँ मामा मुझे फाइन आर्ट्स करना है। थोड़ा सा बैठो अपने साथ, सचमुच करना है, ये आपकी हॉबी है, ये इंटरेस्ट थोड़ा सा है, इसको आप कैरियर बनाना चाहते हो, क्वेश्चन पुट करना चाहिए। पुट द क्वेश्चन एंड उनको बैठा दो। मैंने वही किया। फिर ग्रेजुअली उसने बोला कि नहीं ये मुझे, तो क्या 24 आवर्स कर सकती है आर्ट? इतना इंटरेस्ट है तुझे, क्योंकि ये एक आर्ट है, ये मतलब तुम्हारा इनर क्वालिटी है, कर सकती है, बोर नहीं होएगी ना? नहीं मैं कभी कभार कर सकती हूँ, हमेशा नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें क्या करना है? और यहाँ पे फ्रीडम की बात क्या होता है? फ्रीडम जब आप की बात मैं यहाँ पे करूँ, और एक पॉइंट में रखना चाहती हूँ। अभी जो मैं फाइनेंस की कंडीशन में बोल रही थी, मेरा जो था, अभी मैं एक ऐसे स्टेज में आके पहुँच चुकी हूँ कि आई एम फ्री, जैसे बोलते हैं फाइनेंशियली। तो बच्चे के लिए भी एक मोटिवेशन आप क्या दोगे? अगर बच्चा को सब कुछ लग्जरी मिल रहा है, सब हर लाइफस्टाइल उसको मिल रहा है ना, तो क्या मोटिवेशन होना चाहिए? क्योंकि यहाँ कई बार बच्चे इसलिए भी बिगड़ जाते हैं कि उनको हर तरह के कंफर्ट जोन मिलता है, विजन क्लियर नहीं है उनको क्या करना है, तो फिर बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एज ए मदर आपका क्या रोल होना चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बताऊंगी। फ्रीडम तो हम दे ही रहे बच्चों को, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ बच्चे के अंदर क्वालिटीज क्या है वो उसको रियलाइज हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नॉट फॉर यू, फॉर द सोसाइटी। आपके प्रति तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक बिग विजन बच्चे के भीतर होना भी चाहिए कि मैं पैसे के लिए तो काम करूंगी नहीं, क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स मुझे हर तरह का काम। हाँ, जैसे हम जब छोटे थे हमारे लिए एक मोटिवेशन थी कि मैं अगर बड़ी हो जाऊं, नौकरी कर जाऊं, तो मुझे ऐसे लाइफस्टाइल चाहिए। अब वो स्टेज नहीं रहा मोस्ट ऑफ दी बच्चों में ना, पेरेंट्स बहुत सेटल है, तो वो इतना लग्जरी देते हैं कि वो लग्जरी के लिए नहीं चाहेंगे, लेकिन इसीलिए बच्चे भी बिगड़ जाते हैं एक्चुअली। तो लग्जरी देने के साथ साथ बच्चों को उनकी लॉन्ग टर्म गोल, जैसे मैंने बोला भी था पहले, लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए। अगर उनको कैरियर बनाना है तो उनका सोसाइटी के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, और ये अवेयरनेस हमें उनमें लाना है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम उनके साथ बैठ के उनसे बात करेंगे, समझेंगे, उनको कुछ समझाएंगे। पहले तो उनकी बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए छोटी वाली अपना कैरियर को, नहीं मुझे फाइन आर्ट्स नहीं करना है, मुझे कॉमर्स लाइन में जाना है, ओके, जबकि 94% स्कोर किया है, स्टिल योर डिसीजन। और जैसे आपने कहा था कि जब आपकी बेटी रिटेलिएट करती थी, गुस्सा होती थी, तो आप उसको गुस्सा होने देते थे, आप उसकी बात सुनते थे जी, और फिर उसके बाद अपनी बात उसको कम्युनिकेट करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले बच्चों की बात सुने, उनको वो फ्रीडम दें। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं हम, और उसके बाद हम उनके साथ बात करें, समझ के। एग्जैक्टली। तभी तो बच्चे के अंदर की क्या इमोशंस क्या चल रही है वो तो आपको पता चलेगा ना। हम क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं मदर कि उसने मुझे जवाब दे दिया, मुझे उस उल्टा बोल रही है, हम इसको ऐसे कैसे बोल सकता है बच्चा, हम एज ए मदर हम ये ले लेते हैं। नो, आपको सुनना पड़ेगा आपकी बच्चा क्या बोल रहा है, That's a very तब nice वो आपका point, सुनेगा। yeah. That's a very very good and a very important point कि Yes. बच्चों की बात सुनो, समझो, और फिर जो अपने विचार हैं उन तक पहुंचाओ। दिव्यानी, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपना विचार उन तक पहुंचाना है,
वो आगे लें या ना लें, वो उनकी जर्नी है, क्योंकि हर सोल इस प्लैनेट पे अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करने आई है। जी। आपने बहुत सुंदर से हमें इतना कुछ बताया, समझाया, और अब हमारे पास एक बहुत छोटी सी खास चीज़ है आपके लिए। तो आइए मिलकर देखते हैं दिवजानी के लिए क्या है खास। हाय माँ, होप आप अपना इंटरव्यू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो एंड मुझे आपको कुछ बताना है, सो हेंस मैसेज फ्रॉम मी कि हम दोनों का रिश्ता एक बहुत आइडियल डॉटर और मदर का नहीं है, कभी भी नहीं था, हमेशा एक्सट्रीम्स में रहा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और बहुत ही अच्छा है, हमेशा ऐसा रहा। लेकिन थ्रू आउट टीनेज और थ्रू आउट चाइल्डहुड जो मेरी शिकायतें रही कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मेरे को समझते नहीं हो, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कही जिसकी वजह से हमारे बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आए, मेरी इनसिक्योरिटीज़ रही एंड उसी दौरान हमें ध्यान भी मिला। तो आपको तब ध्यान मिला जब आप अपने मिडिल एज में थे और मुझे तब ध्यान मिला जब मैं एक टीनेजर थी। एंड ऐसा नहीं कि ध्यान में आने के बाद भी सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। आध्यात्मिकता में आने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, पढ़ा, लेकिन उसे असल ज़िंदगी में उतारते उतारते हमें थोड़ा टाइम लगा। एंड उस दौरान आपकी और मेरी अपनी अपनी जर्नीज़ रही, अपने अपने चैलेंजेस के साथ। मगर हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे रिश्ते में था, जो एक हेट्रेड का रिश्ता हो गया था मेरी तरफ से, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा एफ़र्ट डाला, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मेरी तरफ लाए, बहुत ज़्यादा पेशेंस मेरी तरफ लाए एंड मुझे भी अपना स्पेस दिया ग्रो होने के लिए। एंड इसी की वजह से आई थिंक आज हमारा जो रिश्ता है वो एक मदर चाइल्ड के रिश्ते से ज़्यादा एक फ्रेंड का रिश्ता हो गया कि अब मैं आपको हर चीज़ आके बताती हूँ, अब हम बहुत खुले तरीके से बात करते हैं। सो थैंक यू टू गिव मी वो स्पेस, जिस स्पेस में मैं ग्रो कर सकती हूँ, जिस स्पेस में मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ और उसे सुधार भी सकती हूँ। सो लव यू फॉर दैट एंड आई होप कि ऐसा रिश्ता जो आज हमारे बीच में है, आफ्टर मेडिटेटिंग, आफ्टर आध्यात्मिक विज्ञान और इतने सारे लव एनर्जी के साथ जो हमने उस रिश्ते को सींचा है, वैसा ही रिश्ता हर एक माँ बेटी और माँ बेटे के बीच में हो। सो थैंक यू कि आप मेरी मॉम हो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड एन्जॉय योर इंटरव्यू। थैंक यू, बाय बाय। Oh God. So beautifully she summed up everything. Yeah. वही जो मैंने जो आपने शेयर किया कि ट्रूथ होता है। हाँ। हेलो बहू, आज मुझे आपको एक स्पेशल मैसेज देना है। बचपन से मेरी शरारतें, अग्रेशन, अजीब अजीब हरकतों को झेलने के लिए बहुत थैंक यू। और मेरी 16 साल की ज़िंदगी में जितने भी थोड़े मोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसमें मेरा साथ देने के लिए और मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मुझे जज ना करने के लिए थैंक यू। जैसे लास्ट ईयर मेरे 10th में पूरा साल इतना अच्छा नहीं गया, पर उसमें भी मेरा मोटिवेशन जगाए रखने के लिए थैंक यू। और शायद उसी वजह से मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी भर हमारी जो मदर डॉटर फ्रेंडशिप है वो ऐसे ही बरकरार रहे और स्ट्रॉन्ग हो जाए ये रिलेशनशिप। थैंक यू। दिवजानी, कितना ब्यूटीफुल मैसेजेस आपकी दोनों बेटियों की तरफ से, और ये साफ नज़र आ रहा था कि आपने अपने अंदर इतना परिवर्तन किया है, ऑफ कोर्स ध्यान की वजह से और पेरेंटिंग टिप्स लेके, जिसकी वजह से आपका और आपकी बेटी का, स्पेशली बड़ी बेटी का रिश्ता इतना प्यारा और इतना खूबसूरत हुआ, जो उसने खुद भी शेयर किया। जी। दिवजानी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आके आपने हमें जो इतना अवेयरनेस दी है कि ध्यान में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, और हम अपने अंदर किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं, और जब हम में परिवर्तन आएगा तो आसपास का माहौल अपने आप अच्छा हो जाता है। जी।
दिव्यानी, कैसे लगा आपको आपकी दोनों बेटियों के मैसेजेस देख के? आपने देखा ही मेरी आंखें भर आई हैं एकदम हाँ। से बहुत, क्योंकि माँ हमेशा यही कोशिश करती है कि अपने बच्चों के साथ कम से कम रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। कैरियर तो वो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, आए हैं तो संसार में कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये जो रिश्ता है वो हम उनकी माँ बनने की तैयारी है, ये कि यही फाउंडेशन है। अगर मदर और डॉटर का रिलेशनशिप अच्छा होगा या सन का अच्छा होगा, तभी वो आगे जाके एक अच्छा मदर और अच्छा फादर बन सकता है। ये उसी को कैरी करके लेके जाएगा। एंड ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी इमोशंस को सुन के, दोनों लव यू मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने दिव्यानी की जर्नी देखी, समझी और बहुत कुछ सीखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में माँ हो तो ऐसी में। नमस्ते।